आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है 9th क्लास हिस्ट्री का, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, रेवोल्यूशन की, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज रेवोल्यूशन, और आज मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। रेवोल्यूशन मींस ओवरऑल और सडन चेंज। अगर ओवरऑल चेंज आती है, अगर ओवरऑल चेंज आती है या सडन चेंज आती है, ओवरऑल और सडन चेंज कहीं पर भी आती है, किसी कंट्री में ओवरऑल चेंज आती है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, मींस वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां की सरकार को बदल दिया जाता है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल दिया जाता है, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बदल दिया जाता है। और कुल मिला के अगर बात करेंगे जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स है वहां पे, उन इंस्टीट्यूट्स में उन पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू है, वो सारे जब चेंज किए जाते हैं, क्यों चेंज किए जाते हैं, क्योंकि अगला सेट बनाया जाता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस का और इंस्टीट्यूशंस का। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है, आपका जो पीएम का जो ऑफिस है वो एक इंस्टीट्यूट है, आपके पास हाई कोर्ट जो है वो आपका इंस्टीट्यूट है। अब स्कूल ही खाली आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, खाली स्कूल आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो आपका एक इंस्टीट्यूट है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो आपका एक इंस्टीट्यूट है, आपका जो पार्लियामेंट हाउस है वो आपका इंस्टीट्यूट है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अगर चेंज किए जाए और इस तरह के सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया जाएगा, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन से आप बुक ऑफ लॉज, सेट ऑफ लॉज कहते हैं, तो अगर उसको ही चेंज किया जाए तो इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। यही रेवोल्यूशन जब फ्रांस में आया, फ्रांस एक कंट्री है, फ्रांस एक जिसकी कैपिटल पेरिस है, यही रेवोल्यूशन जब फ्रेंच में आया, फ्रांस में आया 1789 में, उसी का नाम हमने रेवोल्यूशन रखा, इसी का नाम हमने रेवोल्यूशन। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा इवेंट है, ये दुनिया का ऐसा वाहिद इवेंट है। 18th और 19th सेंचुरी में जितने भी इवेंट्स हो गए वो सारे इसके जेर असर हो गए, इसलिए इसे एक इवेंट नहीं माना जाता है, इसे एक लिविंग लीजेंड माना जाता है, क्योंकि इसके जेर असर ही, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फ्रीडम है, इक्वलिटी है, तो ये इसी का देन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसलिए इसे क्या माना जाता है, लिविंग लीजेंड। दुनिया में उतनी ज्यादा हमदर्दी किसी इवेंट पर नहीं जताई गई जितनी ज्यादा हमदर्दी किस पे जताई गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, और दुनिया में उतना ज्यादा अफसोस और मायूसी का इजहार किसी भी इवेंट पे नहीं जताया गया जितना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, क्योंकि ये वो है वाहिद रेवोल्यूशन है जिसे 4 बार लड़ा गया। 1789 में जब इसकी स्टार्टिंग हो गई, फिर उसके बाद 1815 में, फिर उसके बाद 1830 में, और फिर इसके बाद 1848 में। 9th क्लास में आपको खाली पढ़ना है 1789, आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास का जो नेशनलिज्म यूरोप है, वहां पे आपको 1830 का भी पढ़ना है, 15 का भी और 1848 का भी। ठीक है, ये जो रेवोल्यूशन है ये किस तरह से स्टार्ट हो गया, क्यों स्टार्ट हो गया, इसी तनाजुर में मैं आपके सामने आज खड़ा हूं, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि रेवोल्यूशन क्यों आया और कैसे आया, क्यों आया और कैसे आया। अगर रेवोल्यूशन की बात करेंगे हम कि ये रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग डेट जो है, एक तो 5 मई कहा जाता है, 5th ऑफ मई 1789। कुछ स्कॉलर्स इसका डेट फिक्स करते हैं 5th मई 1789, और कुछ स्कॉलर्स इसका डेट फिक्स करते हैं 14th ऑफ जुलाई 1789, 14th ऑफ जुलाई 1789। ये 5th मई क्यों है और ये 14th जुलाई क्यों है, आगे वाले हम जो हमारे पास ये टॉपिक्स होंगे हम उसमें अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखिएगा, कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि 5th ऑफ मई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और कुछ लोगों का कहना यह है 14th ऑफ जुलाई 1789 में इस रेवोल्यूशन की, इस जंग की शुरुआत हुई थी। अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं प्रीफेस बता रहा हूं, मैं किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं प्रीफेस बता रहा हूं, तो अगर मैं इसको मैं 4 वर्ड्स में समराइज कर सकता हूं। कितने वर्ड्स में? 4 वर्ड्स। नंबर 1 इज रेवोल्यूशन, नंबर 2 इज वॉर, नंबर 3 टायरेनी, और नंबर 4 है एम्पायर। फ्रांस के हालात बहुत खराब थे, क्या हालात थे अभी पढ़ेंगे। ये जो रेवोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हो गया, रेवोल्यूशन सिमियर्ड इन वायलेंस, रेवोल्यूशन सिमियर्ड इन वायलेंस, धीरे धीरे वायलेंस शुरू हो गई, कहां पर, फ्रांस में। और वायलेंस कितनी खतरनाक,
कि जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। ये जंग की शक्ल सबसे पहले रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ये वायलेंस से स्टार्ट हो गया, और वायलेंस से होते हुए एक जंग, इसने जंग की शक्ल इख्तियार की, इसने जंग की शक्ल। उसके बाद जब जंग हो गया तो फिर उसके बाद फ्रांस में एक इनका आर्मी लीडर था जिसका नाम था नेपोलियन। तो फिर नेपोलियन का जो दौर आया, उसने उस वक्त उसका जो दौर था वो जुल्म पर मबनी था, इसलिए इसे हम टायरनी में सम अप करते हैं कि फिर उसने नेपोलियन ने किस तरह से लोगों पर जुल्म किया। और फिर जब नेपोलियन को हारा जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में, इसे आर्थर वेल्लेस्ली के जरिए हराया जाता है, तो फिर वहां पर उसके बाद फ्रांस में एम्पायर आती है वजूद में। सम अप करेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को 4 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 4 वर्ड्स में। रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया वायलेंस से, जल्द ही वायलेंस जंग का शक्ल इख्तियार कर गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर हुकूमत नेपोलियन के हाथ में आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में जब हुकूमत आ गई तो लोगों को जुल्म और जबर और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। फौरन जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया तो फिर वहां पर एक एम्पायर की बुनियाद डाली गई, एक सल्तनत की बुनियाद डाली गई। तो इस तरह से 4 वर्ड्स में हम सम अप कर सकते हैं किसको? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्यों आया फ्रांस में रेवोल्यूशन? व्हाट वर द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? अगर हम बात करेंगे काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, हमारे पास पॉलिटिकल काज है इसका, हमारे पास सोशल काज है इसका, हमारे पास इकोनॉमिक काज है इसका, और इसी तरह हमारे पास इमीडिएट काज भी है इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पॉलिटिकल काज की, यानी फ्रांस का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था जब वहां पर रेवोल्यूशन आया। अगर हम बात करेंगे फ्रांस की, फ्रांस में बोर्बन फैमिली का रूल था, और ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई लुईस 14 के दौर से। लुईस 14, लुईस 15 और लुईस 16। लुईस 14 के दौर से शुरुआत होती है। चाहे लुईस 14 की बात करेंगे, चाहे लुईस 15 की बात करेंगे, चाहे लुईस 16 की बात करेंगे, तो ये जो तीनों रूलर जो थे वो थे इनकम्पिटेंट, दे वर लक्जरियस। उन्होंने पैसे का वो बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करते थे, यानी जो पैसा तामीराती काम में होना चाहिए था खर्च, और उसको ये फजूल करते थे खाने पीने पे, उधर इधर जाने पे, यानी वो लक्जरियस लाइफ गुजारते थे। यहाँ आम लोग मर रहे थे फाके से और उधर वो लक्जरियस लाइफ गुजार रहे थे। ये वजूहत बनी कहाँ की? फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की। अगर हम बात करेंगे चाहे लुईस 14 था, 15 था, 16 था, फ्रांस में क्या था? देयर वाज हेरिडिटरी एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी फ्रांस में, इट वाज मोनार्की। यू नो व्हाट इज मेंट बाय मोनार्की? अब बता चुका हूं आपको मोनार्की का क्या मतलब है। फ्रांस में मोनार्की थी, और वो भी कैसी मोनार्की? हेरिडिटरी, यानी बाप है किंग, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर कंपलसरी बेटा नहीं है, बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, जो भी है, लेकिन अपने ही फैमिली का। जब एक ही फैमिली रूल करती है तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी रूल। तो क्या था फ्रांस में? हेरिडिटरी एब्सोल्यूट मोनार्की। जो लुईस 14 था, चाहे लुईस 15 था या लुईस 16 था, ये तीनों के तीनों डेस्पोटिक थे, इनकॉम्पिटेंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे। लुईस 15 ने कहा था, लुईस 15 ने कहा था, जो ही मैं मर जाऊंगा, एन इंसर्ज विल इरप्ट आफ्टर माय डेथ, क्योंकि अपने मुल्क के हालात से वाकिफ था, अपने मुल्क के हालात से बाखबर था, इसलिए इसने कहा था एन इंसर्ज विल इरप्ट आफ्टर माय डेथ, मेरे मर जाने के बाद फ्रांस में जरूर कुछ ना कुछ हालात जरूर आएंगे। तो वही हुआ जब इसकी डेथ हो गई। तो लुईस 16 क्या कहता था? देखो लुईस 16 कितना डेस्पोटिक था, कितना करप्ट था। वो कहता था ए थिंग इज लीगल बिकॉज आई वांट इट। हर वो चीज मेरे लिए लीगल बन जाती है जिसकी मैं चाहत रखता हूं, जिसकी मैं, कौन कहता है? लुईस 16 कहता है हर वो चीज मेरे लिए लीगल बनता है जिसकी मैं चाहत रखता हूं। फ्रांस में कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, फ्रांस में रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं, इनके पावर्स का कोई लिमिट था नहीं, चेक्स एंड बैलेंस वहां पर थे ही नहीं। तो इस तरह से इनको जो दिल चाहता था वो करते थे, इनको जो दिल चाहता था वो करते थे। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस में जो किंग था, किंग को एसेस्ट करते थे 5 काउंसिल्स। कितने काउंसिल्स एसेस्ट करते थे? हुकूमत को 2 तरह के प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। एक तरह के प्रोविंसेस को जनरलाइट कहा जाता, गवर्नमेंट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नमेंट्स, जिनका तादाद 40 था। कितने गवर्नमेंट्स है वहां पर? जिस तरह आज हमारे पास स्टेट्स है 29 और यूटीज है 9, यूटीज है, ठीक उसी तरह फ्रांस में भी एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को गवर्नमेंट्स कहा जाता था, और दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या कहा जाता था? जनरलाइट।
गवर्नमेंट्स का तादाद 40 और जनरलाइट्स का तादाद 34। गवर्नमेंट्स को कौन हेड करते थे? इन्हें गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनको कौन चलाता था? गवर्नर। ये गवर्नर कहां से होता था? या तो ये नोबिलिटी क्लास से होता था या एरिस्टोक्रेटिक क्लास से। अच्छा, जो आपका ये जनरलाइट वाला प्रोविंस है, इनको कौन हेड करता था? इनको नॉर्मली इंटेंडेंट हेड करता था। यानी जो हेड ऑफ द जनरलाइट होता था वो इंटेंडेंट होता था। और इंटेंडेंट कहां से होता था? इंटेंडेंट या तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से होता था और या तो आपके बुर्जिस से होता था। तो कुल मिला के अगर बात करेंगे इन दो टाइप्स की, जो हमारे पास गवर्नमेंट्स है, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास नहीं थी, पावर इनको नहीं दिया गया था, पावर शेयरिंग इनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। और जो जनरलाइट्स थे, असल में जो हुकूमत का हिस्सा है, पावर शेयरिंग का हिस्सा, वो इनको दिया गया था, वो इनको दिया गया। बजाय इसके कि वो ग्राउंड लेवल पे हुकूमत चलाए, बल्कि ये क्या करते थे? ये किंग के ऑर्डर्स को पास ऑन कराते थे, ये किंग के ऑर्डर्स को पास ऑन कराते थे। और इस तरह जो हालात थे फ्रांस के, वो बहुत ही डिस्पोटिक थे, हालात बहुत ही खराब थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही नाकस था, वो बहुत ही डिस्पोटिक था। ठीक है, तो वहां पर बार्बरिज्म था, बादशाह जो भी था वो लग्जरियस था, दे वर एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, तो अच्छी तरह से हुकूमत करते नहीं थे।